बढ़िया चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज हमने क्या करना है? ओके। इंसॉल्वेंसी हमने उस दिन कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस कंप्लीट मीटिंग किया, राइट? राइट। टुडे व्हाट वी शैल डू, देखते हैं। आज एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद एम्प्लॉयमेंट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पेज 125। बात आपकी बात। Right. So contract of employment. Now what we will be doing will be specifically studying about the employment related laws. That means employees, that is laws related to the employees and employers in the market. Right. अब देखो, एक होती है कंट्री। कंट्री में कितने सारे लोग हैं और हर रोज की तादाद में कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो कहाँ जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। फिर उसके बाद कितने इंडिविजुअल्स हैं जो फैमिली केसेस के बेस पर कोर्ट जा रहे हैं। कितने इंडिविजुअल्स हैं जो क्राइम के बेचारे विक्टिम, वो कोर्ट में जा रहे हैं। फिर उसके अलावा कितने ही ऐसे कस्टमर्स जो अपने दुकानदारों से धोखा खा के जा रहे हैं। कितने ही ऐसी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जा रहे हैं। तो अब आप देखो कि आपकी कंट्री में कितने सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं फुल फ्लेज जो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कोई फड्डे नहीं हो रहे होंगे? इनको कोर्ट की जरूरत नहीं है। जरूरत है। बिल्कुल। तो लिहाजा अब हम इनके हवाले से कानून पढ़ रहे होंगे कि एग्जैक्टली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के राइट्स क्या हैं, इनकी ड्यूटीज क्या हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स क्या होते हैं, एंड देन इनको एड्रेस किस तरह किया जाता है, इनके दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टुडेस चैप्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज एन एम्प्लॉय, और आई शुड से हु इज एन एम्प्लॉय? You may read and then explain it to me. It's important to distinguish between service employment and a contract for services independent contract. जी तहरीम, एक्सप्लेन करें अगर पढ़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज जो देते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। लाइक हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बदले में हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं उन्हें, कॉर्पोरेट को या किसी भी कंपनी को, उसे एम्प्लॉय कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। तो हाउ आर यू गोइंग टू मतलब हाउ यू गोइंग टू डिफरेंशिएट what does contract of service mean and what does contract for services mean? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मीन्स कि हमें जो कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे, जो एम्प्लॉयमेंट होंगे वो हमें कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट है और हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है। एंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज वो होगा जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है और हमें वो काम करना है, हम वो काम कर रहे हैं और उसका हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इंटरेस्टिंग। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक वर्ड है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का क्या मतलब है? व्हाट्स कमिंग टू योर माइंड? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, आपने कभी घर बनवाया है अपना, या कभी यस, राइट। अपना गार्डन या लॉन एरिया, या जी कभी किसी काम का ठेका दिया है किसी को? जी। दैट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यानी प्रोजेक्ट वाइज आपने किसी को हायर किया, प्रोजेक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और वो प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपके घर में वाइट वॉश, वो प्रोजेक्ट हो सकता है आपके घर में दीमक आ गई है, उसके लिए आप, यू नेम इट, इट कुड बी एनीथिंग। तो इट्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। आपके घर की लाइट्स खराब है, आपने वो ठीक करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया, ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ओके। इसी तरह अब आप देखिए, मैं कोई भी एग्जांपल देती हूँ, पहले इंडिविजुअल लेवल पे देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो, एंड देन यू टेक दैट सेम एग्जांपल टू द कॉर्पोरेट लेवल। हॉस्पिटल है, आप जा रहे हो हॉस्पिटल में, इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, हॉस्पिटल में इतने कमरे हैं, इतने थिएटर मतलब सर्जरी रूम्स हैं, एंड सो मेनी रूम्स फॉर द इवेल्युएशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। कितनी ही लाइटें और इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे लगे हुए हैं। तो उनको ठीक करने के लिए डेफिनेटली कोई तो होगा जो लाइट वगैरह खराब, हर वक्त तो सही नहीं चलती, कभी कहीं की खराब, कभी कहीं की खराब, कभी कहीं मेंटेनेंस चाहिए, कभी कहीं चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि वो हॉस्पिटल वालों ने क्या कोई बंदा रखा होगा उस काम के लिए? इफ यस, देन वो कौन है? क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है? क्या वो एक एम्प्लॉई है? या उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है? वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, हु इज ही? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। हाउ डू यू नो? बिकॉज वो सर्विसेज देगा तो हम उसे पे भी करेंगे और वो सिर्फ सर्विसेज के लिए ही हमने उसे रखा। मुझे एक बात बता, तुमने हॉस्पिटल विजिट किए कभी? यस। इतना बड़ा हॉस्पिटल, आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को देना पसंद करेंगे, या परमानेंटली एज एन इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट पे किसी एम्प्लॉय को हायर कर लेंगे, जिसका हायर सारा कर दिन लेंगे। काम ही यही हो, कभी इस डिपार्टमेंट कभी उस डिपार्टमेंट, हर जगह वो यही काम करता रहेगा? यस, हायर कर लेंगे, हायर करेंगे। हम्म। नाउ हाउ डू यू नो? दैट्स द पॉइंट। अब यहाँ पे लॉ के हवाले से हम एक केस को सामने रखते हैं। आप एक हॉस्पिटल गए, यू आर अ पेशेंट, वहां गए, एंड एज यूजुअल यू आर सिटिंग फॉर योर अपॉइंटमेंट फॉर योर टर्न। आपने फीस भी पे कर दी है, सब कुछ है, आप वहां बैठे हुए हो इंतजार में कि कब आपकी बारी आएगी और आप कमरे में जाओगे। अचानक से ऊपर से लाइट लूज फिक्स हुई हुई थी, वो गिर जाती है आपके ऊपर और बिल्कुल आपके बराबर से होके नीचे आती है। ठीक है, बिल्कुल एकदम एकदम यहाँ बिल्कुल बारीक से होते हुए टच होके गुजरती है। आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, बट आपको बहुत डर लग गया, आपको शॉक लग गया। आपने कोर्ट में जाके सू कर दिया। किसको सू किया? हॉस्पिटल को। कि हॉस्पिटल की गलती, उसने लाइट क्यों नहीं सही से फिक्स करवाई, और पेशेंट के जस्ट ऊपर आपको मतलब यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। अगर मेरा सर फट जाता तो बिल्कुल बराबर से होके गुजरी है लाइट, और जो शॉक मुझे लगा, मैं डर गई, उसका क्या? तो मुझे तो हर जाना चाहिए। तो अब कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? व्हाट डू यू थिंक?
एक जनरली कॉमन सेंस कोई भी बात जो आप कोर्ट क्या पूछेगा, पहला सवाल। जो हॉस्पिटल या उस बंदे से, मतलब लाइक हमसे। देखो, जो ये बंदा है ना, ये विक्टिम है। इस विक्टिम से पूछेगा तो विक्टिम कोर्ट। क्लेमेंट होता है, ठीक है। क्लेमेंट हम्म। ने आके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और फाइल किया है केस। तो जाहिर है पहले क्लेमेंट से ही पूछा जाएगा ना कि मसला क्या है। तब तो जाके हम्म। डिफेंडेंट को बुलवाया जाएगा कि आओ भाई डिफेंडेंट भाई एक मसला आ गया। तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? कि आपको नुकसान क्या हुआ है। एग्जैक्टली exactly. आपका नुकसान क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइट आके आखिर गिरी कैसे? इन्वेस्टिगेशन होगी। यस और यस। नो? यस। क्या ये अनफोर्सीन इवेंट था या फोर्सीन इवेंट था? क्या सबको पता था कि ये लाइट लूज लगी हुई है, वहां की मैनेजमेंट को ये बात पता थी और खाली वो सुस्ती में डिले कर रहे थे? या उन्होंने आगे इलेक्ट्रिशियन को बता दिया था, वो सुस्ती में डिले कर रहा था? या सुस्ती नहीं थी, बाकी में वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड था, उसको मौका नहीं मिला यहाँ आने का? या तो वो लोग बिल्कुल अनअवेयर थे, किसी को भी नहीं मालूम था कि ये लाइट लूज है और इस वक्त गिर जाएगी? तो ये हुआ क्या? इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर आखिर इस लाइट को फिक्स करने की जिम्मेदारी एग्जैक्टली किस एम्प्लॉय की थी, किस पर्सन की थी? अब वो जो पर्सन था, फर्ज करें उस पर्सन को हम एक्स ले लेते हैं। वो पर्सन क्या हॉस्पिटल का एम्प्लॉय था या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था? बकौल पेशेंट के एम्प्लॉय होगा। बिकॉज पेशेंट को क्या पता, वो तो थर्ड पार्टी है, विजिटर है, वो आया, उसने देखा हाँ वो ठीक कर रहा है, वहीं का काम करने वाला बंदा है। उसको क्या पता कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है या नहीं? तो ये कोर्ट चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि मिस्टर एक्स क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे या उनका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट के तहत था। क्योंकि हमें ये डिफरेंस जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के लिए कानून मुख्तलिफ है। एम्प्लॉय 9 to 5 आपके इदारे में काम करेगा, हर रोज आएगा, हर रोज वही काम करेगा, उसको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है। वो जिम्मेदार होगा वहां पे उस पर्टिकुलर टास्क का। फिर एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट वाइज आएगा, विजिट करेगा, प्रोजेक्ट खत्म, ही इज गॉन। प्रोजेक्ट दोबारा आ जाएगा, वो दोबारा आ जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म, ही इज गॉन, कॉन्ट्रैक्ट ओवर। तो ये डिफरेंस है। नाउ, a contract of service is distinguished from a contract for services usually because the parties express the agreement to be one of service. This does not always mean that an employee will be treated as an independent contractor by the court. However, much depends on the three tests. अब थर्ड पार्टी को तो लग रहा है एम्प्लॉय है, मगर अब कोर्ट को तो इन्वेस्टिगेट करना है ना कि भाई ये एम्प्लॉय ही है या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। सो देर आर थ्री टेस्ट्स on the base of which the court is going to decide कि हाँ ये शख्स मिस्टर एक्स was an employee or was he a independent contractor. Once it is decided कि ये एम्प्लॉय था या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसकी बेस पे फिर क्या फैसला सुनाया जाएगा। सो व्हाट आर द थ्री टेस्ट? द फर्स्ट वन इज कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि क्या वो टास्क उस मिस्टर एक्स के कंट्रोल में था, यानी कि मिस्टर एक्स जैसे चाहे उसको परफॉर्म करे, या गिवन गिवन गाइडलाइंस या गिवन फ्रेमवर्क इदारे की तरफ से दिया गया था कि आपको ऐसे 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 ही चलना है 9 to 5। आप अपनी मन मर्जी या एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज के मुताबिक स्विच नहीं कर सकते। यू हैव टू वॉक द पैथ इन अ वे प्रिस्क्राइब्ड एंड डिजाइन्ड एंड गाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द कंट्रोल टेस्ट। अगर कंट्रोल सारा इदारे के पास है और आप सिर्फ उसको एज अ जस्ट एज अ पपेट परफॉर्म कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर एन एम्प्लॉय। एंड अगर कंट्रोल आपके पास है, दैट मीन्स यू आर एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कि भाई उसने बोला, इदारे ने बोला मुझे ये बाथरूम ठीक करके दो, इसका फ्लश भी खराब है, लिंक और टैप भी खराब है, फलाना खराब है, ठीक करके दो। प्लम्बर ने कहा ठीक कर दूंगा, कोई मसला नहीं।
और उसने ठीक कर दिया। कैसे किया, कौन से टूल्स यूज किए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, कोई नया रिपेयर किया या कोई नया माल रिप्लेस किया, ये सब प्लम्बर का हेडेक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई अमल दखल नहीं है। दैट मीन्स he is taking decisions for himself and he is controlling the task himself. So that means he's an independent contractor. यहाँ तक बात समझ आई? क्लियर है तहरीन? यस। आर यू विथ मी? ऑफ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वो होता है जो एम्प्लॉय होता है, मतलब वो 9 to 5 जो काम कर रहा होता है, एग्जैक्टली और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज वो होता है जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हम, एग्जैक्टली और उसको हम एम्प्लॉय नहीं बोलते। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को आप एम्प्लॉई नहीं बोलते, ठीक है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को आप सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते, सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ। नाउ सेकंड इज इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट का क्या मतलब है? आप चेक करोगे कि हाउ मच इज दैट मिस्टर एक्स an integral part of the organization. Now, what do you understand when you say integral part of the organization? Hmm? आई डोंट नो। Okay. When you say integral part of the organization, okay, let's change the context. I'll give you a sentence, maybe you'll understand then. Your mother is an integral part of the family. मेन पार्ट ऑफ द फैमिली, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Exactly, most important, बहुत अहम। और अगर वो एक दिन की छुट्टी पर चली जाए तो क्या फौरी तौर पे कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है उनकी? नो। नो। दैट इज वेयर यू विल अंडरस्टैंड दैट मिस्टर एक्स, was he an employee or was he an independent contractor? He is irreplaceable. अगर तो उसको फौरी तौर पे रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो उसका मतलब ही इज एन एम्प्लॉय। अब अगर मैंने बोला कि भाई हॉस्पिटल की लाइट्स, कोई मसला हो गया है सर्जिकल रूम में, जो सर्जिकल लाइट्स हैं उनका इशू हो गया, इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लें, एंड ही इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट कुड बी डन? अनदर इलेक्ट्रिशियन कुड बी कॉल्ड. If he is also not available, another one can be called. Why? Because they are independent contractors, they are self-employed. We cannot wait for one person to come and respond to us because he is an independent contractor and self-employed, so we can easily switch. But अगर employee एक दिन छुट्टी पे चला जाए तो उस एम्प्लॉय का फौरी तौर पे रिप्लेसमेंट नहीं मौजूद होता। उसके काम, उसके संभाले हुए काम, उसकी जिम्मेदारियां वो वही जानता है और वही आके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर वो आके किसी को ट्रेन कर दे, किसी असिस्टेंट को, तो ही कहानी आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So this is what is the integration test does. It finds out whether this person is an integral part of the organization. If that's a yes, he's an employee. If that's a no, then he is a self-employed person. उसके बगैर भी अगर काम चल सकता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर उसके बगैर काम नहीं चल सकता तो फिर वो एम्प्लॉय। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट. व्हाट्स दिस टेस्ट ऑल अबाउट? इकोनॉमिक रियलिटी यानी कि एक है बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि तुम एम्प्लॉई हो या तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बात साफ होगी। बट एक है इकोनॉमिक रियलिटी। इकोनॉमिक रियलिटी का मतलब है कि एक्चुअली में उसको ट्रीट कैसे किया जा रहा है। मतलब ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट तो दिया है एज एन एम्प्लॉय का, बट उसको ट्रीट इदारा जो कर रहे हैं वो एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कर रहे हैं। जब मुसीबत होती है तो कॉल कर लेता है, जब मुसीबत टल जाती है तो चला जाता है। प्रोजेक्ट होता है तो कॉल कर लेते हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं चला जाते हैं। तो उसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी में इदारा उस पर्सन के साथ, मिस्टर एक्स के साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं? इज इट बिहेविंग, ट्रीटिंग इट लाइक एन एम्प्लॉय और इज इट ट्रीटिंग इट लाइक अ सेल्फ एम्प्लॉयड? तो ये 3 कंट्रोल टेस्ट हो गए, ठीक है तरीन? यहाँ तक बात क्लियर है? लेट्स रिपीट कंट्रोल टेस्ट। जो हमें टास्क दिया जाता है कि इस तरीके से करना है, और जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम बताते नहीं है कि किस तरीके से टास्क करना है, वो खुद करता है। या
So there are 3 tests to check whether the person is an employee or self-employed, and what are the 3 tests? Control test, integrated test, economic reality test. Okay. Now moving ahead. Please read the definitions. An employee is an individual who has entered into or work under a contract of employment. A contract of employment is a contract of service or apprenticeship, whether express or implied, and if it is expressed, whether it is oral or written. A worker is an individual who work for an employer, whether under a contract of employment or any other contract where an individual undertakes to perform personally any work or service. Yes. क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉय वो है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत आया है और वो जो है ना परफॉर्म करता है उस तरीके से. अच्छा, what is this thing? Express और implied. इसका क्या मतलब है? बोल के एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, उस इम्प्लाइड मीन्स के उसकी ड्यूटीज के साथ खुद ही आया है, बताया नहीं गया. Right, exactly. Express when it is expressed by words, when it is expressed by your contract, कि such and such thing has happened in words or in verbally or in written. Whereas implied means it is assumed. Implied means it is assumed. Assume यानी कि understood सी बात है, obvious है. तो इसलिए इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो सुबह 8 बजे ही स्कूल शुरू होता है और 1:30 बजे 2 बजे खत्म हो जाता है. बोलने की जरूरत नहीं है किसी को. Implied है. ठीक है. Next. Now let's check out some cases. The first case, Ferguson versus John Dawson and Partners, 1976. What are the facts saying? पढ़िए. A builder's laborer was paid his wages without deduction of income tax or national insurance contribution and worked as a self-employed contractor providing services. His employer could dismiss him, decide on which site he would work, and direct him as to work he should do. It also provides the tools which he used. He was injured in an accident and sued his employer on the basis that they owed him legal duties as his employer. On the fact taken as a whole, he was an employee working under the contract of employment. क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स क्या है, मसला क्या है, फड्डा क्या है? फड्डा क्या हो रहा है? एक लेबर था जिसके इनकम से हम इनकम टैक्स निकालते थे, नेशनल इंश्योरेंस टैक्स कंट्रीब्यूशन, और वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बन के वर्क कर रहा था. और उसको हर चीज जो है ना, बट उसको ये भी बताया गया था कि कहाँ तुमने काम करना है, कैसे तुमने काम करना है, सब कुछ डायरेक्ट उसको किया गया था. तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसने जो है ना अपने एम्प्लॉयर को स्यू किया. उसके बेसिस पे डिसीजन ये हुआ कि ही वाज एन एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, बिकॉज वो आपकी डायरेक्ट बातों पर वो कर रहा था, आपकी डायरेक्शन पर चल रहा था. एग्जैक्टली. और इसीलिए हमें दोनों का डिफरेंस जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों के फिर जस्टिस देने का तरीका डिफरेंट होगा. अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसकी कोई भी अखराजात है या कोई भी मिसहैप होता है तो वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो उसका हर्जाना पे करे. बट अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक और एग्जाम्पल ली जाए या केस लिया जाए, देयर इज अ फायर एक्सटिंग्विशिंग कंपनी. ठीक है. जहाँ पे फायर फाइटर्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है एंड उनको इक्विप भी किया जाता है, और वेल इक्विप के साथ उनका काम होता है आग बुझाना. कहीं भी आग लगी हो उनको आग बुझाना. अब इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉई ना पहने, कोई उसका एक ग्लव पहनना भूल जाए या जान के नहीं पहने, हेलमेट नहीं पहने, अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन खुद ही ना करे और आग बुझाने निकल जाए,
और उसी दौरान वो जल जाए तो फिर क्या होगा? तो ये एम्प्लॉय की गलती है, एम्प्लॉय की। कंपनी ने तो हर चीज Now it will प्रोवाइड vary की। from case to case. ठीक है, तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, एंड देन ये देखा जाएगा कि क्या वो वाकई में कौन एम्प्लॉई था या सेल्फ एम्प्लॉयड था, तो उस हिसाब से जो भी फैसला है सुनाया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस, मेसी वर्सेस क्राउन लाइफ इंश्योरेंस। पढ़िए और समझाएं। The claimant was originally employed by an insurance company as a departmental manager. He also earned commission on business which he introduced. As his own request, he changed to a self-employed basis. Tax and other payments were no longer deducted by the employers, but he continued to perform the same duties. The employer terminated these arrangements and the claimant claimed compensation for unfair dismissal. As he had opted to become self-employed and his status in the organization was consistent with that situation, he claimed to be dismissed employee failed. क्या बात हो रही है? फड्डा किस बात पे पड़े? उसने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय बनाना चाहा था ताकि वो टैक्स और अदर पेमेंट से बच जाए, लेकिन वो ड्यूटीज अपनी पुरानी ही करता था। हम्म और फिर डिसीजन ये हुआ कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं था। वो नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ था। एम्प्लॉयड था। देखो, पहले वो एज एम्प्लॉय उसने ज्वाइन किया, फिर उसने खुद रिक्वेस्ट की कि प्लीज Right. मेरा स्टेटस चेंज करके सेल्फ एम्प्लॉय कर दे मुझे। उन्होंने कर दिया, जब कर दिया और एम्प्लॉयर्स ने, फिर जाहिर है टैक्स और अदर पेमेंट्स जो है वो नो लॉन्गर डिडक्टेड, और फिर वी कंटिन्यू टू परफॉर्म द सेम ड्यूटीज। मगर फिर एक दिन एम्प्लॉयर्स ने उसको टर्मिनेट कर दिया कि भाई ठीक है, अब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज। तो क्लेमेंट ने उसको सू कर दिया कि आपने तो मुझे अनफेयर बेसिस पे निकाल दिया नौकरी से। तो डिसीजन क्या आया कि तुमने तो खुद अपना स्टेटस चेंज कराया था सेल्फ एम्प्लॉयड पे, तो फिर अब तुम्हें नौकरी से निकाल थोड़ी रहे हैं। अब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज। हम पे कोई पाबंदी थोड़ी है कि हम आपसे ही काम कराते रहे सारी जिंदगी। आप नहीं अच्छे लगे, आपका काम अच्छा नहीं लगा, या आपका काम हो गया, अल्लाह हाफिज, अब हम किसी और को देख लेंगे। तो वो उसने तो क्लेम कर दिया कोर्ट में कि मुझे अनफेयरली निकाला गया है। मगर कोर्ट का फैसला किसके हक में आया? एम्प्लॉयर के हक में आया कि नहीं, ये तो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड था, एंड देयरफॉर इसका केस डिसमिस कर दिया जाए। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कोर्ट फैसला सुनाता है, कंट्रोल टेस्ट करके, इंटीग्रेशन टेस्ट करके, एंड इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट करके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। हाँ जी, ये वाला करते हैं, कंट्रोल टेस्ट। Mercy Docks and Harbor Board versus Coggins and Griffiths. The facts. Steve Doors hired a crane with its driver from the Harbor Board under a contract which provided that the driver should be the employee of the Steve Doors. Owing to the driver's negligence, a checker was injured. The case was concerned with whether the Steve Doors or the Harbor Board were vicariously liable as employers. Decision. पहले फड्डा बताइए, क्या हुआ? फड्डा समझ आया? फड्डा क्या है? समझ नहीं आ रहा। ओके, फड्डा ये है कि स्टीव डोर्स डॉक वर्कर्स एक कंपनी का नाम है, ठीक है। इन्होंने हायर किया एक क्रेन। क्रेन क्रेन बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए जो यूज होती है क्रेन, या सामान, भारी सामान उठाने के लिए होती है क्रेन। तो वो क्रेन उन्होंने हायर किया, प्लस उसका ड्राइवर भी हायर किया। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि जो ड्राइवर है ना, उसको किसने अपॉइंट किया है? हार्बर बोर्ड ने। हार्बर बोर्ड वो जगह है जहां से ये क्रेन हायर हुई है, तो ये इन्होंने ही ड्राइवर भी प्रोवाइड किए। तो यानी देखा जाए तो ये ड्राइवर हार्बर बोर्ड का एम्प्लॉई था, इट शुड बी। तो उस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा
कि भाई आप ड्राइवर अपना तो दे रहे हो, बट अब चूंकि ये हमारा काम कर रहे हैं तो ये हमारी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारा एम्प्लॉई बनेगा या बनना चाहिए। अब हुआ यूं कि ड्राइवर केन चलाते हुए उसकी नेग्लिजेंस लापरवाही की वजह से एक चेकर इंजर्ड हो गया, यानी कोई मजदूर है वो इंजर्ड हो गया। So the case was concerned with whether the stevedores or the harbor board were vicariously liable as employees। यानी कि अब केस में इन्वेस्टिगेट ये करना है कि आखिर उस बंदे का, उस ड्राइवर का एम्प्लॉयर है कौन, स्टीवडोर्स है या हार्बर बोर्ड है। क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर होगा वही विकेरियसली लायबल होगा एज एम्प्लॉयर, कि उसका नुकसान एम्प्लॉयर को भरना पड़ेगा। Okay. गलती ड्राइवर से हुई है मगर उसका हर्जाना Right. कंपनी को पे करना पड़ेगा जो उसका एम्प्लॉयर है। Right. तो अब कोर्ट में डिसीजन क्या आ रहा है, इट वाज डिसाइडेड दैट द इशू मस्ट बी सेटल्ड ऑन द फैक्ट्स एंड नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ वैलिड नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक रियलिटी है उसको देखा जाएगा। तो stevedores could only be treated as employers of the driver if they could control in detail how he did his work। क्योंकि स्टीवडोर्स की तरफ से तो कोई गाइडलाइन थी नहीं ड्राइवर को कि भाई तुम ऐसे चलाना क्रेन, तुम वैसे चलाना क्रेन, तुम्हें बस इतनी इजाजत है, तुम्हारी ये लिमिटेशन है और ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और ये पॉलिसी होनी चाहिए और ये डेडलाइन है। इस तरह की कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टीवडोर की तरफ से उस पर्सन को, उस ड्राइवर को नहीं दी गई थी। देयरफॉर कंट्रोल टेस्ट में क्या पता चला, कंट्रोल सारा का सारा किसके पास था, उस ड्राइवर के पास था। तो यानी कि वो स्टीवडोर का तो एम्प्लॉय ना हुआ। But although they could instruct him what to do, they could not control him in how he operated the cane. The harbor board, the general employer, was therefore still the driver's employer। तो असल में क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद कि Harbor हार्बर board. बोर्ड ही एम्प्लॉयर है ड्राइवर का। तो यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे इकोनॉमिक रियलिटी देखी गई और कंट्रोल टेस्ट किया गया। All right, please read this. Another example of this test is in Walker versus Crystal Palace, where it was held that professional footballer was employed because he was subject to control of his club in the form of training, discipline, and method to pay. There must be a contractual right of control over the employee. It is not simply about who controls their day-to-day work. जी क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे इन्होंने एक मिसाल दी है फुटबॉलर की, कि भाई फुटबॉलर क्या एम्प्लॉय कहलाया जाएगा या सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाया जाएगा, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर। तो क्या पता चला कि भाई उसका कौन, देखो अब फुटबॉलर ने फील्ड में खेलना कैसे है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्ट गाइडलाइंस इस तरह तो नहीं मिलती, बट यस उसको ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और मेथड ऑफ पे कोई ना कोई तो करा रहे हैं। एंड देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ऑफ कंट्रोल, यानी कि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है कि वो अगले 2 सालों तक वट एवर द नेम ऑफ द कंट्री इज उसके लिए खेलेगा, इस बोर्ड के तहत ट्रेनिंग हासिल करेगा और इसी प्लेटफॉर्म से रहेगा, कहीं और जाके अटैच नहीं होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ऑफ कंट्रोल which indicates that the footballer is an employee। नेक्स्ट द इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट तो हम समझ चुके हैं, अब बस इसकी केस स्टडी देखते हैं। कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 1951। फैक्ट्स पढ़िए। The full-time assistant medical officer at a hospital carried out surgical operation in negligent fashion. The patient sued the Ministry of Health as employer. The ministry resisted the claim, arguing that it had no control over the doctor in his medical work. नेक्स्ट Such circumstances, the proper test was whether the employer appointed the employee, selected him for his task, and so integrated him into the organization. If the patient had chosen the doctor, the ministry would not have been liable as employer. But here, the ministry, the hospital manager made the choice, and so it was liable. क्या कह रहे हैं?
एक मेडिकल ऑफिसर ने गलत ऑपरेशन किया और जब उसने स्यू किया तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सू किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला कि ये जो है ना डॉक्टर की गलती है कि उसका कंट्रोल था कि वो कैसे मेडिकली परफॉर्म करता ओके, बेसिकली फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? द फुल टाइम असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर एट हॉस्पिटल कैरिड आउट अ सर्जिकल ऑपरेशन इन अ नेग्लिजेंट फैशन। गलती किसकी थी? हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर की। The patient sued the Ministry of Health as employer. The ministry resisted the claim, arguing that it had no control over the doctor in his medical work. कि उसके ऊपर कोई उसका जोर नहीं है, उन्होंने कहा कोई कंट्रोल नहीं है, हमें नहीं पता वो कैसे सर्जरी करते हैं, हमें हमने तो बस उसको जगह दी है, प्रोवाइड किया है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से सर्जरी और पेशेंट्स को देख सकते हैं. In such circumstances, the proper test was whether the employer appointed the employee, selected him for his task, so integrated him into the organization. If the patient had chosen the doctor, the ministry would not have been liable as employer. But here the ministry, the hospital management made the choice, so it was liable. यानी अगेन जो ऊपर हमने फुटबॉलर वाला केस पढ़ा, तो यहाँ भी वही अप्लाई हो रहा है कि राइट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स गिवन है वो आखिरकार वो हॉस्पिटल ने ही तो दिए है ना, कि हाँ तुम फलाना पीडियाट्रिशियन इधर जा सकते हो, पीडियाट्रिशियन की सर्जरी भी कर सकते हो, या तुम ईएनटी, या तुम हार्ट सर्जन, तुम इस डिपार्टमेंट के हेड हो और यहाँ पे सर्जरी कर सकते हो और यहाँ पे ये में इजाजत है करने की. तो डिसीजन किसका था? मैनेजमेंट का था. तो जब मैनेजमेंट का डिसीजन है, मिनिस्ट्री का डिसीजन है, तो अगर उसकी कोई गलती हुई है तो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, therefore he will be considered as an employee. ठीक है, ये है। चीज. नेक्स्ट, the multiple or economic reality test. Courts also consider whether the employee was working on their own account and require numerous factors to be taken into account. So in the next cases, ready mixed concrete versus Ministry of Pensions and National Insurance. Facts क्या कह रहे हैं? Driver of a special vehicle worked for one company only in the delivery of liquid concrete to building sites. Liquid concrete यानी कि सीमेंट वगैरह जो होता है और लिक्विड जो जितना भी माल होता है बिल्डिंग साइट्स के लिए या कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल होता है, वो उसका ड्राइवर था. He provided his own vehicle. उसने अपनी गाड़ी लाया एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मेंटेनेंस. और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अगर उसका टायर पंक्चर हो जाए, फ्यूल खत्म हो जाए. ही वॉज फ्री टू प्रोवाइड अ सब्सटीट्यूट ड्राइवर. इवन कोई पाबंदी नहीं है कि वही आई ड्राइव करता हुआ किसी और को भी भेज सकता है अपनी जगह. व्हीकल वॉज पेंटेड इन द कंपनीज कलर्स एंड ड्राइवर वोर इट्स यूनिफॉर्म. कंपनी का यूनिफॉर्म पहना हुआ, कंपनी के कलर्स उस गाड़ी पे लगे हुए. ही वॉज पेड ग्रॉस अमाउंट्स, नो टैक्स डिडक्टेड, on the basis of mileage quantity delivered as self-employed contract. The Ministry of Pensions claimed that he was in fact an employee from whom the company should make the employees insurance contributions. यानी कि जो पेंशन वाली मिनिस्ट्री थी उसने फाइल केस किया और कहा कि नहीं ये तो एम्प्लॉई है, इसका आप इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी काटो, इसका ये भी काटो, फलाना भी काटो, ये तो एम्प्लॉई है. तो डिसीजन क्या आया? The most important test is whether the worker is working on his own account, जो कि वो अपने खुद ही से काम कर रहा था, खुद ही अपनी गाड़ी अरेंज की, खुद ही उसको मेंटेन किया, खुद ही आया, खुद ही या किसी और ड्राइवर को अपॉइंट कर लिया. He is his own boss. On these five facts, the driver was self-employed transport contractor and not an employee. And therefore इनका केस जो है वो रद्द हो गया, फेल हो गया. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है तहरीर? जी समझ नाउ गई। बेसिकली केस स्टडीज में ऐसा नहीं है कि आपको केस स्टडी लर्न बाय हार्ट करनी है या उसका नाम लर्न बाय हार्ट करना है. नो, इट इज जस्ट फॉर योर गुड अंडरस्टैंडिंग कि इन केस कोई इस तरह का सिनेरियो एग्जाम में आ जाते हैं और वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये बताओ ये सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉई है, या ये इसको हम किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ये टेस्ट बताओ, कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा वैलिड होगा इस केस को जस्टिफाई करने के लिए, तो आप वो बता दोगे. लेकिन आप केस नहीं पढ़ोगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर तरीके से नहीं ना. अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब मैं चाह रही हूँ कि आप जरा ये पढ़ लो. एम्प्लॉयज की ड्यूटीज क्या है, नंबर वन, एंड एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या है. ये दो चीजें रीड करें. 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको.
कवर कर, किसी को खराब रखा करो अपने पास। मैं रख लेती हूँ, तुम कवर कर। परिवार की नींद नहीं पूरी ना, सारी रात एयरपोर्ट पे थी। 4:30 5 बजे।
मैं पढ़ लिया। It's done. जी बेटा, कर लिया आपने? जी हो गया है। मुझे ना ये एम्प्लॉय ऑफ ड्यूटी में सी वाला नहीं समझ में आ रहा। उसमें लिखा हुआ है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर ऑल मनी एंड प्रॉपर्टी। उसमें कि मतलब अकाउंट है आपका सारी मनी और प्रॉपर्टी का देना है एज ए एम्प्लॉय। बट एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट व्हाट इज कस्टमरी टू बी रिसीव्ड और इज ट्राइबल। इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूटी टू अकाउंट फॉर ऑल मनी एंड प्रॉपर्टी। अकाउंट फॉर यानी कि रिकॉर्ड, रिकॉर्ड चाहिए। किसका रिकॉर्ड चाहिए? तमाम पैसों मतलब का जो उसने कंपनी से लिए हैं, तमाम पैसे जो उसको कंपनी को देने हैं, या कोई भी बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो उसने कंपनी से लिया है, लैपटॉप की शक्ल में, गाड़ी की शक्ल में, या कुछ भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रिकॉर्ड में होना चाहिए। एक्सेप्ट व्हाट इज customary to be received or is trivial। customary to be received, अब जैसे सैलरी, ये तो पता ही है रिसीव होती ही होती है, या साल का बोनस। ठीक है, साल का बोनस यानी कि ईद बकरा ईद या कोई फेस्टिवल पे, तो वो भी होती ही होती है, तो वो भी रिकॉर्ड में तो होना चाहिए। बट अगर कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत ट्रिवियल है, बहुत छोटी अमाउंट है, जैसे कि सिर्फ 100 रुपए की चाय मंगवा ली थी उसने, या कोई मेडिकल एड उसने यूज कर लिया था कंपनी का, ठीक है, तो दैट इज, वो अगर रिकॉर्ड ना भी हो तो चलेगा, लेकिन क्या है, सब चीज रिकॉर्ड में होनी चाहिए। Now, Boston Deep Sea Fishing and Ice Company versus Ansel 1888। Facts क्या कह रहे हैं? Defendant who was managing director of the claimant company accepted personal commissions from suppliers on orders which he placed with them for goods supplied to the company. He was dismissed and the company sued to recover from him the commissions। उसको डिसमिस कर दिया गया और उससे बोला गया कि तुम जितने भी कमीशन तुमने पर्सनली कमाए ना सप्लायर से हर ऑर्डर पे, वो काइंडली हमें वापस करें। तो डिसीजन क्या आया? दैट कंपनी वाज जस्टिफाइड इन डिसमिसिंग द क्लेमेंट एंड ही मस्ट अकाउंट टू इट फॉर द कमीशंस। जितने भी कमीशंस हैं वो उसको वापस करने होंगे, या उसको कंपेंसेशन की शक्ल में देगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो यहाँ तक। जी, एम्प्लॉयर ड्यूटी में बी नहीं समझ में आ रहा। रीजनेबल इंडेमनीफाई केयर बी। एंड स्किल। जी। रीजनेबल केयर एंड स्किल का मतलब है, आप कभी सैलून गए हो? ऑब्वियसली गए होगे, कैसा सवाल है स्टूपिड सा। बट जब जाते हो तो आप बाल कटवाते हो? यस। कभी आपके जहन में ये ख्याल आया कि होए पता नहीं कौन है, मेरे बाल की जगह मेरा कान ना काट दे, मेरा गला ना काट दे, इसके हाथ में तो कैंची भी है, गलती से मुझे ना नुकसान ना पहुंचा दे? कभी भी जहन में ये सवाल आया? नो। नहीं। क्यों नहीं नहीं आ आया? बात तो सही है ना। अब आप, चलो आप एक औरत हो, एक मर्द से पूछते हैं, वो भी तो सैलून जाते हैं, शेव कराते हैं,
बाबर्स के हाथ में ब्लेड्स होते हैं, एक कट की दे रहे हैं एंड दे आर डेड, एक कट राइट। ऑन द नेक। स्किल्ड होते हैं और उनके पास उनको उनके एम्प्लॉयर की तरफ से होता है कि उनको रीजनेबल इट्स द केयर से काम। ट्रस्ट, इट्स द ब्लाइंड ट्रस्ट। और ये ब्लाइंड ट्रस्ट किसकी वजह से है? इसी वजह से है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि सामने वाला जो बंदा होगा वो प्रोफेशनल है, एंड देयरफॉर ही विल टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्क। राइट। रीजनेबली वो ख्याल रखेगा। अब आपको लाइसेंस दिया जाता है गाड़ी चलाने का, आप सीखते हो, तो आपको ये बोला तो नहीं जाता ना, ओए गाड़ी चलाते हुए सावधान रहना, किसी का एक्सीडेंट नहीं कर देना, किसी का टकराना नहीं। आपको ये सिखाया जाता है या आपको सिर्फ गाड़ी चलानी सिखाई जाती है और आपके टेक्निकल्स चेक किए जाते हैं, देन आपको लाइसेंस मिल जाता है? यस और नो? यस। तो यानी कि ये चीज अजम्पशन पे चली गई, या बट ऑब्वियस पे चली गई कि दैट यू विल टेक रीजनेबल केयर व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड, यू विल मेक श्योर दैट यू विल नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, you will make sure that you follow the traffic rules, you will make sure that nobody is harmed because of your car. राइट। So that's the reasonable care and skill expected, and that's the trust that everybody puts upon. Like you know, ये बहुत हैरानी की बात है, किसी ने कहा था कि हम जहाज में भी बैठ जाते हैं और हमने कभी पायलट की ना शक्ल देखी है ना उससे मिले हैं, और नाम भी शायद हमें मुश्किल से ही पता होता है, लेकिन फिर भी हम कितनी तसल्ली से जाके उस प्लेन पर बैठ जाते हैं, और वो कितनी फीट ऊंचाइयों पे वो जाता है वो प्लेन। एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आता कि अगर पायलट नहीं पहुंचा सका तो, हम गिर गए तो, एक्सीडेंट हो गया तो, क्या वो रीजनेबल केयर रखेगा नहीं रखेगा? एक सेकंड के लिए हम नहीं सोचते अपनी लाइफ के लिए। क्यों इतना ज्यादा भरोसा ऐसे शख्स पे कि जिससे कभी ना मिले हैं, ना बात की है, ना देखा है? स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। हम तो अपने दोस्तों पर, अपने भाइयों पर भरोसा नहीं करते, और एक अनजाने शख्स पे हम कर लेते हैं इतनी आसानी से। तो that's the reasonable care that we expect from the professionals. राइट। ठीक है जी। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स ड्यूटीज पढ़ ली थी। इसमें बी वाला समझ में नहीं आया था, इंडेमनिफाई। दिस वन, फेलियर टू इन्वेस्टिगेट। समझ में आ गया था इसके नीचे। The B1, to indemnify the employee against expenses and losses incurred in the course of employment. अब भाई फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेप्शन पे किसी को बिठाया है, ठीक है, अब रिसेप्शन में जो बंदा है वहां आ रहे हैं, गेस्ट भी आ रहे हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है। तो अब अगर रिसेप्शन में देखा कि अरे कोई बड़े गेस्ट ऑफ ऑनर आए हुए हैं या कोई बड़ी हस्ती आई हुई है जिनको इनवाइट किया गया था, और इस वक्त कोई और अटेंडेंट नहीं है और सिर्फ वही मौजूद है, तो उसने अगर उनको चाय कॉफी या कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगवा के पिलवा दी और अपने खर्चे से, अपने जेब से, तो हालांकि वो तो कंपनी को करना चाहिए था, बट उसने अपनी पर्सनली जेब से, जस्ट टू शो गुड जेस्चर कि कंपनी में ने इंतजाम किया हुआ है, मगर क्योंकि गेस्ट को तो नहीं पता ना, मगर उसको तो पता है कि मेरी जेब से गया। तो जैसे ही एम्प्लॉयर को भी ये बात पता चले कि एम्प्लॉय ने अपनी जेब से कुछ कंपनी के वेलफेयर के लिए या कंपनी के बेनिफिट के लिए खर्चा किया है, तो फिर प्लीज उसको इंडेमनीफाई कर दें, यानी उसको वापस लौटा दें। Okay. ठीक है, कोई और पॉइंट? नहीं। नहीं। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल क्या था? कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल हम आएंगे उसके ऊपर डिटेल पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा हम आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं। एक्चुअली तेरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू ऑफ लिटिल बिट अर्ली। तो इंशाल्लाह और ये चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, एंड देन हम उससे एक्स्ट्रा टाइम में आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो आई होप दिस मेक सेंस। यहाँ तक एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स ड्यूटी आई होप यहाँ तक क्लियर है। और बस थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा नहीं है, बट yes there are some critical things that which we need to discuss with a fresh mind, and therefore I am pausing over here and not finishing in any hurry or in any rush. Okay, thank you so much. Any questions? No, no, till now. Thank you, Terry. Allah Hafiz. Thank you. Yes.